बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिजनेस एंड इंडस्ट्री लॉ स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट 2। एक एक अच्छा पोर्शन हमारा ऑलरेडी कवर हो चुका है और पार्टनरशिप, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। सर ये तीन टॉपिक्स रह गए हैं, जिसके बाद मेरा बिजनेस लॉ का पोर्शन एंड हो जाएगा। तो सर बगैर किसी चीज के देर किए बगैर, ठीक है ना, किसी भी चीज की देर के बगैर सर मैं पार्टनरशिप एक्ट को स्टार्ट कर रहा हूँ। पार्टनरशिप एक्ट अभी तक हमने जो पढ़ा वो तमाम कंपनीज के लिए, हर किस्म के लोग, हर किस्म का इंडिविजुअल, हर किस्म का ग्रुप, सबके लिए, सब पर एप्लीकेबल था। अब जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ पार्टनरशिप एक्ट, वो सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी फर्म, एक ऐसा बिजनेस जो कि पार्टनरशिप फर्म पे बेस कर रहा हो, जो कि पार्टनरशिप पे बेस कर रहा हो, उनके लिए ये रूल्स हैं। तो सर एक पार्टनरशिप कब कब बनती है, उसके क्या क्या एसेंशियल्स होते हैं, आइए देखते हैं। सर सबसे पहले हमने देखा कि एक पार्टनरशिप के जो एसेंशियल्स होते हैं वो टोटल कुल मिला के कितने, 5। सबसे पहले एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन। भाई एक से ज्यादा लोग होंगे जब भी तो पार्टनरशिप बनेगी। यार मैं अपने आप से पार्टनरशिप करूंगा तो क्या ये पार्टनरशिप कहलाएगी? नहीं कहलाएगी सर। इसी तरीके से एक से एक, दो या एक एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन होना लाजमी है। सर दोनों के बीच में एग्रीमेंट होना जरूरी है, चाहे वो रिटन एग्रीमेंट हो, चाहे नहीं, बल्कि उसका रिटन एग्रीमेंट होना जरूरी है। चाहे वो रिटन एग्रीमेंट हो या फिर ओरल हो, यानी कि एक्सप्रेस भी, ये भी एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी हो सकती है। सर जो मैं रिटन फॉर्म में बनाऊंगा एग्रीमेंट, उसको मैं क्या कहता हूँ? पार्टनरशिप डीड। सही है सर। उसके अलावा क्या है? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना लाजमी है। अब मैंने पार्टनरशिप बना दी, लेकिन मैंने बोला कि जितना प्रॉफिट है, कि मैंने और मेरे दोस्त ने मिलकर पार्टनरशिप फर्म खोली है, अब मैं उसको कह रहा हूँ कि भाई जितना प्रॉफिट आएगा तुम ले लेना, तो क्या ये पार्टनरशिप फर्म कहलाएगी? नहीं कहलाएगी, क्योंकि पार्टनरशिप के अंदर शेयर होना जरूरी है प्रॉफिट का। भाई कोई बिजनेस कैरी ऑन करना लाजमी है, बड़ी सिंपल सी बात है ना यार। मैंने पार्टनरशिप फर्म खोल के बैठ गया और उसका कोई बिजनेस ही नहीं है, तो क्या एक पार्टनरशिप फर्म कहलाएगी? नहीं कहलाएगी ना। उसके बीच में बिजनेस होना जरूरी है, एक म्यूचुअल एजेंसी होना जरूरी है। म्यूचुअल एजेंसी मतलब कि पार्टनर ए और बी है अगर, तो ए बी का एजेंट है और बी ए का एजेंट है, और दोनों मिलके एक टोटल फर्म का एजेंट के तौर पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को, तो म्यूचुअल एजेंसी है एक तरीके से। ठीक है सर। क्या एडवांटेजेस हैं पार्टनरशिप के और क्या काइंड्स हैं पार्टनरशिप की? सर पार्टनरशिप के एडवांटेजेस क्या हैं, आइए देख लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सबके सब अपने पास किताब खोल के बैठे हुए हैं, क्योंकि अगर आपने किताब नहीं खोली हुई तो बेटा फायदा नहीं होगा। सही है। तो सर क्या एडवांटेजेस हैं? सबसे पहले ये है कि आप पार्टनरशिप में, देखो बड़ी सिंपल सी बात है ना, एक तो आपका जितना भी एक्सपीरियंस हो, लेकिन अगर कोई और बंदा भी इसमें इन्वॉल्व हो तो एक डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस कहलाता है। नहीं कि हो सकता है दुनिया में आप तमाम चीजों को तो एक्सपीरियंस नहीं कर चुके होगे ना, ऑब्वियसली सी बात है। हो सकता है कुछ एक्सपीरियंसेस जो आपने नहीं किए हो वो आपके पार्टनर ने किए हो, तो एक एक डाइवर्सिफाइड डिसीजन लेने को मिलता है। ईज ऑफ फॉर्मेशन, क्योंकि बाकियों की तरह इसकी लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं होती। जिस तरह कंपनी फॉर्म करने के लिए हमें बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज के थ्रू गुजरना पड़ता है, पार्टनरशिप के लिए हमें उस तरीके से लीगल फॉर्मेलिटीज से नहीं गुजरना पड़ता। तो ईज ऑफ फॉर्मेशन होता है। शेयरिंग ऑफ रिस्क, मैं अकेला अब रिस्क बेयर नहीं करूंगा, मेरे साथ मेरा पार्टनर भी करेगा। सही है। तो यानी कि मैं कुछ पोर्शन रिस्क का बेयर कर रहा हूँ, यानी कि 100% अब मैं नहीं करूंगा। माइट बी पॉसिबल 50-50 कर रहा हूँ, या 30-70 या 60-40, बट मैं 100% रिस्क को बेयर अब नहीं कर रहा हूँ। सही है। उसके बाद आ गया प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी। In partnership, the minority is effectively protected by law, as in matters of policy no decision can be taken without concurrence of all the partners। देखो माइनॉरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी का मतलब ये है कि अब लेट सपोज 3 पार्टनर्स हैं, एक पार्टनर का पोर्शन प्रॉफिट का है 70%, एक का है 25% और एक का है 5%। तो पार्टनरशिप फर्म, ये पार्टनरशिप एक्ट ये बोलता है, ये रूल से बोलते हैं कि भाई चाहे वो माइनॉरिटी, चाहे उसको इतना से शेयर हो, एक 5% हो, 1% हो, चाहे 0.5% हो, उसके पास भी डिसीजन की उतनी ही ताकत है जितनी के तमाम पार्टनर्स। डिसीजन में इन्वॉल्व होने का उसके पास राइट है। सही है। ईज ऑफ डिसोल्यूशन, सर पार्टनरशिप बहुत इजीली डिसॉल्व हो सकती है बगैर लीगल फॉर्मेलिटी के। जिस तरीके से वो फॉर्म बगैर लीगल फॉर्मेलिटीज के हो सकती है, इसी तरीके से वो डिसॉल्व यानी खत्म, यानी कि एंड भी वो बगैर किसी लीगल फॉर्मेलिटीज के हो सकती है। सर
कितनी काइंड्स हैं पार्टनरशिप की, कितने किस्म के पार्टनर्स होते हैं आपके पास, आओ देख लेते हैं। बेसिकली ये है टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, अब आ गया ये टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। अगर आपके कोर्स में नहीं है बहरहाल, लेकिन वैसे बता दूं, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप अलग है और टाइप्स ऑफ पार्टनर्स अलग है। ठीक है, पार्टनरशिप यानी कि जो दो मिलके बनाएंगे और जो पार्टनरशिप बनेगी वो किस 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 तरीके से बन सकती है। या तो पार्टनरशिप एट विल होगी या फिर पर्टिकुलर पार्टनरशिप होगी। सही है, पार्टनरशिप एट विल मतलब कि आप किसी आ, एक ऐसे एक तमाम म्यूचुअल कंसर्न के साथ और तमाम लोगों के की हिमायत के साथ एक ऐसी पार्टनरशिप बना रहे होगे जिसमें सबका हाँ शामिल है। जबकि पार्टिकुलर पर्टिकुलर पार्टनरशिप एक ऐसी पार्टनरशिप है जो कि एक खास एडवेंचर के लिए बनी है, खास मकसद के लिए बनी है और एक खास टाइम तक के लिए बनी है। सही है, या तो नेवर एंडिंग पार्टनरशिप होती है या फिर एक स्पेसिफिक टाइम तक के लिए, या किसी बेसिकली जो प्रोजेक्ट्स होते हैं जो टाइम स्पेसिफाइड होता है उनका, इस तरीके से वो पार्टनरशिप बनती है। अब आगे से टाइप्स ऑफ पार्टनर्स पे किस किस किस्म के पार्टनर्स होते हैं। सबसे पहले आगे एक्चुअल और ऑस्टेंसिबल पार्टनर। एक ऐसा पार्टनर होता है जो कि एक्टिवली इंगेज होता है कंडक्ट ऑफ बिजनेस में और एक एजेंट की तरह तमाम पार्टनरशिप को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और वो अपने एक्ट से अपने आप को बाइंड कर सकता है और पूरे के पूरी पार्टनरशिप को भी बाइंड कर सकता है। ये होता है एक्चुअल और ऑस्टेंसिबल, एक्चुअल कह लो या ऑस्टेंसिबल पार्टनर कह लो। सही, एक्चुअल पार्टनर। स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर, ये कौन होता है भाई? वो थर्ड पार्टी को मालूम नहीं होता, लेकिन फर्म में पता होता है कि भाई ये भी पार्टनर है, बट थर्ड पार्टी को मालूम नहीं होता। वो चाहे तो एक्टिव पार्ट ले सकता है कंडक्ट ऑफ बिजनेस। सर कंडक्ट ऑफ बिजनेस का क्या मतलब है? बेटा जो बिजनेस के मामला तय करने के लिए जो बैठते हैं ना कि यार इसको ऐसे चलाना चाहिए, बिजनेस डिसीजन होते हैं बेसिकली, उनको कहते हैं कंडक्ट ऑफ बिजनेस में पार्ट लेना या ना लेना। ठीक है, वो बाकियों की तरह इन्वेस्ट भी कर सकता है, प्रॉफिट को शेयर भी करेगा अपने बाकियों के साथ मिलकर, और इक्वली लायबल होगा बाकियों के बाकी पार्टनर्स के साथ विद फॉर किस चीज के लिए लायबल होगा? ऑल द डेट्स ऑफ द फर्म। ठीक है सर, उसके बाद आ गया नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर कौन होता है? जो आपने देखा होगा कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं और वो जो है ना सिर्फ अपना नाम बेचते हैं, अपना नाम सिर्फ, या लेट सपोज मैं बोलूँ अगर आतिफ असलम ने मेरे साथ, मैंने एक ब्रांड खोला, मैं बोलूंगा कि यार आतिफ असलम भी इसमें जो है वो पार्टनर है, तो ये क्या होगा? आतिफ असलम ने बोला कि भाई तुम मेरा नाम ले सकते हो। सही है, पार्टनर हु डज नॉट कंट्रीब्यूट एनी कैपिटल और शेयर इन प्रॉफिट, वो कोई कैपिटल शेयर नहीं, ना शेयर करता है प्रॉफिट, ना ही कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, नहीं कैपिटल भी लेकर नहीं आता अपना। क्यों? क्योंकि सर ऑब्वियसली उसका नाम इतना बड़ा होता है, तो एक सेलिब्रिटी होता है उसका नाम इतना बड़ा होता है कि वो उसको जरूरत ही नहीं कैपिटल आने की। ही lends his name to the firm along with partners liable to the outsiders for all the, बाकियों के लिए मगर वो liable है। अब ऐसा ही होगा कि भाई आतिफ असलम मेरे फूफा का बेटा है या ताया का बेटा है, उनको बोला मैंने भाई आप भाई जरा आपका नाम ले लूँ मैं, ताकि शोहरत हो जाए, ताकि ब्रांड बढ़ जाए, ये हो जाए वो जाए। उसने बोला ठीक है। सही है, ना वो कैपिटल लेकर आया ना ही वो शेयर करेगा प्रॉफिट, बस सिर्फ और सिर्फ जो है वो उसने अपना नाम लैंड कर दिया मुझे। तो ऐसे केस में वो नॉमिनल पार्टनर कहलाएगा। पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली, भाई कुछ पार्टनर्स बोलते हैं कि जिस तरह के मेरा प्रॉफिट जो है मेरे बेटे के अकाउंट में डाल दो इस तरीके से, तो वो भी एक पार्टनर होगा मगर इन प्रॉफिट ओनली। फिर आगे सब पार्टनर, मेरा पार्टनर एग्रीज टू शेयर इज प्रॉफिट फ्रॉम द फ्रॉम विद द स्ट्रेंजर। अब ये भी एक ऐसी चीज है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे किसी स्ट्रेंजर से जो है वो शेयर हो रहा है प्रॉफिट, तो सब पार्टनर कहलाएगा। इस तरीके से साइलेंट पार्टनर है जिसकी कोई वॉइस नहीं होती मैनेजमेंट ऑफ द पार्टनरशिप के अंदर, लेकिन वो शेयर करता है प्रॉफिट एंड लॉसेज और फुली लायबल होता है। Partner by estoppel or holding out, okay, where a person holds himself out as a partner or allows other to do so, he is then stopped from denying the character is assumed and upon the faith of his characters may be presumed to have acted। यानी कि एक ऐसा बंदा जो कि अपने आप को पार्टनर कहलवाए या दूसरों को अलाउ कर दे कि हाँ तुम मुझे पार्टनर मशहूर कर सकते हो इस फिल्म का, तुम बोलो मुझे कोई मसला नहीं है। तो ऐसी सूरत में उस बंदे ने क्या किया? उस बंदे ने ये इजाजत देकर कि भाई तुम लोग मुझे कहलवा सकते हो पार्टनर, या तुम कह दो मसला नहीं है, उसने क्या किया? अब वो इस बात से डिनाई नहीं कर सकता कि मेरा कैरेक्टर एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि इस फर्म की पार्टनर के लिस्ट में आ चुका है। सही है सर। अब आ गए इनकमिंग पार्टनर और आउटगोइंग पार्टनर।
अच्छा जी सर, इनकमिंग पार्टनर क्या होगा? ऑब्वियसली जो कि एक एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप में आ रहा होगा वो इनकमिंग पार्टनर होगा, और आउटगोइंग पार्टनर कौन होगा? जो एग्जिस्टिंग से जा रहा होगा। सही है। अब क्या राइट्स और लायबिलिटीज हैं इनगोइंग इनकमिंग पार्टनर के? अच्छा देखो, एक चीज हमेशा लास्ट में लिखना कि सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। क्यों? क्योंकि बेटा ये एक लीगल पार्टनरशिप हम एक एक लीगल फॉर्मेलिटी के थ्रू नहीं आ रही होती, इसलिए इसके उस तरीके से लीगल कागजात नहीं होते जैसा कि एक कंपनी के होते हैं, एक प्राइवेट कंपनी के होते हैं। ठीक है ना? इस तरीके से इस पार्टनरशिप फर्म के इस कागजात या डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। इस वजह से हमेशा ये बात लिखते हैं कि सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, यानी कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट पार्टनर्स के दरमियान हुआ है, लॉ में, कानून में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि भाई तुम ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट ना करो। ठीक है? तो ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट ना करो, लॉ ने मना नहीं किया हुआ। तो इसलिए हमेशा लिखते हैं कि सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स के। भाई अब अगर कोई मसला हुआ तो वो देखा जाएगा कि पार्टनर्स के दरमियान क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। अच्छा, एन इनकमिंग पार्टनर शैल बी एंटाइटल्ड टू एक्सरसाइज ऑल राइट्स एंड पावर्स ऑफ द पार्टनर। उसके पास तमाम राइट्स एंड पावर्स होंगी एक नॉर्मल पार्टनर की, बाकी जैसे कि बाकी पार्टनर्स की है। उसके अलावा he will not be liable for the acts of the firm done before he become a partner। भाई उसके पार्टनर बनने से पहले जो कुछ हुआ ना उसका जिम्मेदार वो नहीं होगा। सही है ना? he may agree to be liable for debts existing prior to his admission, but such agreeing will not give to a prior creditor the right of suing। भाई चाहे तो पुराने डेट्स का, पुराने कर्जों का जिम्मा उठा सकता है एग्रीमेंट के थ्रू बाकी पार्टनर से, मगर थर्ड पार्टी यानी जिनसे कर्जा लिया हुआ है वो इस बंदे को सू नहीं कर सकते। ठीक है? अच्छा, लेकिन क्रेडिटर उसको लायबल कर सकते हैं अगर उसने एग्री किया हो एक्सप्रेसली एम्प्लाइडली फॉर बीइंग लायबल टुवर्ड्स देम फॉर देयर पास्ट डेट। अगर उसने एक्सप्रेसली और एम्प्लाइडली ये बात एग्री की हुई है तो वो क्रेडिटर्स उसको सू कर सकते हैं, उसको लायबल कर सकते हैं। ठीक है ना? आउटगोइंग पार्टनर कौन होगा? वो जो रिटायर होकर जा रहा है या जिसकी डेथ हो गई, इंसॉल्वेंसी हो गई, या कोई और दूसरा मैटर जिसकी वजह से वो एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप को छोड़ के जा रहा है। उसके क्या राइट्स एंड लायबिलिटी होगी भैया? भाई वो पार्टनर लायबल रहेगा अब तक के जो डेट्स हैं और अब तक के जो थर्ड पार्टी को देने हैं चीजें, उस पॉइंट तक वो वैसे ही लायबल होगा जैसे कि वो पिछले दिनों में था जब वो पार्टनर था। सही है? आउटगोइंग पार्टनर रिमेन्स लायबल टू थर्ड पार्टी फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म डन बिफोर ही लीव्स। सही वही वाली बात होगी। Subject to the contract, an outgoing partner has the right to carry on competing business which that of the firm, but he may not use the firm name, represent himself as carrying on। भाई वो उसी बिजनेस जैसा अपना बिजनेस खड़ा कर सकता है, कम्पीट भी कर सकता है, लेकिन उसको ऐसा ना हो कि वो फर्म का नाम यूज करे। वो फर्म का नाम यूज नहीं कर सकता, वो अपने आप को उस फर्म का पार्टनर कहलवा के नहीं खुलवा सकता वो बिजनेस। ठीक है? और वो सॉलिसिट द कस्टमर्स ऑफ द फर्म, और जो फर्म के कस्टमर्स थे उनको धोखे से अपने पास नहीं घसीट सकता। ठीक है? एन आउटगोइंग पार्टनर मे मेक एन एग्रीमेंट विद द रिमेनिंग पार्टनर दैट ही विल नॉट कैरी ऑन बिजनेस सिमिलर टू दैट ऑफ द। लेकिन अगर चाहे तो वो एग्री करवा सकते हैं इससे कि भाई तुम कंपीटिंग बिजनेस नहीं खोलोगे, यानी तुम इस तरह का बिजनेस नहीं खोलोगे, ताकि क्यों कह रहे हैं? ताकि ऐसा ना हो कि पार्टनर निकल के, क्योंकि वो तो सब जानता है फर्म के बारे में, पार्टनर निकल के बराबर में ही एक कंपीटिंग बिजनेस खोल ले और मुझसे कंपटीशन करना शुरू हो जाए, और जाहिर है मेरी तमाम कस्टमर्स को, तमाम स्ट्रेंथ्स को वो छीन ले। सही है? तो सर ये था आउटगोइंग और इनगोइंग का पार्टनर की डेफिनेशंस। सर अब हम आ गए राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। क्या ड्यूटीज होती है, राइट्स, और क्या ड्यूटीज है और क्या राइट्स है, भैया पार्टनर की देख लेते हैं। कुछ ड्यूटीज है मैंडेटरी कि जिसको करना ही करना है, लाजमी, यानी क्वालिफाइड ड्यूटीज कराती है, और कुछ ड्यूटी होती है जनरल। ठीक है? मैंडेटरी ड्यूटी क्या है भाई? टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म टू द ग्रेटेस्ट, भाई फर्म के बिजनेस को ग्रेटेस्ट एडवांटेज तक लेके जाना है, जस्ट एंड फेथफुल रहना है, ट्रू अकाउंट्स और फुल इंफॉर्मेशन रेंडर करनी है किसी भी किस्म की एक्टिविटी की, और अगर आपकी वजह से कोई नुकसान हो तो आपको इंडेमनिफाई करना है। ये चार, आई रिपीट, ये चार ड्यूटीज मैंडेटरी हैं, करनी ही करनी है, लाजमी, हर पार्टनर पर लाजिम है ये चार चीजें। अब आगे जनरल ड्यूटी। टू अटेंड डेलीगेंटली, भाई हर पार्टनर को डेलीगेंटली
अपनी ड्यूटीज अंजाम देनी चाहिए इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। डेलीगेंटली का क्या मतलब होता है कि सर अगर आप उस सिनेरियो में, जिस सिनेरियो में आपको डेलीगेंटली कहा जा रहा है, अगर उस सिनेरियो में आपकी अपनी ही चीज होती तो क्या करते हैं, बिल्कुल वैसा ही आपको यहाँ पर करना है, ठीक है। नॉट टू क्लेम रेम्यूनरेशन फॉर टेकिंग, भाई रेम्यूनरेशन नहीं ले, सही ना। अब मेरी गौर से बात सुनो कि एक पार्टनर रेम्यूनरेशन नहीं ले सकता, उसको मना है, पार्टनर रेम्यूनरेशन नहीं ले सकता। पार्टनर रेम्यूनरेशन जिस तरह डायरेक्टर रेम्यूनरेशन लेते हैं, पार्टनर नहीं ले सकता, सही याद रखना। टू कंट्रीब्यूट इक्वली टू द लॉसेस, भाई जिस तरह आप प्रॉफिट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, इसी तरीके से आप लॉसेस में भी कंट्रीब्यूट करेंगे। टू इंडेमनिफाई द फर्म, भाई आपकी वजह से नुकसान होता है, आपको इंडेमनिफाई करना पड़ेगा। टू होल्ड एंड यूज फर्म्स प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस पर्पस, भाई आपके पास फर्म की प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करने का राइट है, लेकिन आगे किस तरीके से वो पढ़ेंगे पार्टनरशिप प्रॉपर्टी में, सही है ना। उस पर रिस्ट्रिक्शन है ऑब्वियसली कि आप ऐसे यूज ना करो कि आप अपनी समझ लो, भाई आप अगर आप समझ लो और आप यूज कर रहे हो और आप समझो कि मेरे पापा की और आप उसको इस तरीके से यूज कर रहे हो, आप भूल गए फॉर्म की है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि भाई याद रखें टू अकाउंट फॉर एंड पे फॉर द पर्सनल प्रॉफिट फ्रॉम द ट्रांजेक्शन, एक ऐसी ट्रांजेक्शन की है जो आपके नाम पर हुई, लेकिन आपने उससे एक एडिशनल एक पर्सनल प्रॉफिट ड्राइव की है, तो आप उसको आप उसको पार्टनरशिप को वापस पे करोगे। टू अकाउंट फॉर एंड पे द पर्सनल प्रॉफिट फ्रॉम अ कंपीटिंग बिजनेस, और अगर आपने इस तरीके से कोई कंपीटिंग बिजनेस खोला हुआ, ऑब्वियसली सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर्स, अलाउ किया हुआ आपको कि आप कंपीटिंग बिजनेस खोल सकते हो, कर सकते हो, और आपको उस कंपीटिंग बिजनेस से कोई पर्सनल प्रॉफिट हो रहा है तो वो भी आप अकाउंट फॉर करोगे और पे करोगे, सही है। इस तरीके से ये तो राइट्स है। सर ड्यूटीज क्या है? ड्यूटी ये है कि राइट टू टेक पार्ट, सॉरी सर राइट्स क्या है? राइट ये है कि आप राइट टू टेक पार्ट, आपके पास राइट है कि आप कंडक्ट ऑफ बिजनेस में पार्ट ले सको। राइट टू एक्सप्रेस ओपिनियन, आप अपनी ओपिनियन जाहिर कर सको। आप बुक्स का एक्सेस ले सको, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख सको, सही, आपके पास राइट है, आप देख सकते हो। आपके पास राइट है आप प्रॉफिट इक्वली शेयर कर सकते हो, या जो भी परसेंटेज या जो भी रेशियो डिसाइड हुआ है सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट विद पार्टनर्स। उसके बाद राइट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कैपिटल आपने कंट्रीब्यूट किया उस पर जो इंटरेस्ट बन रहा है वो आप के पास राइट है कि रिसीव कर सकते हो। राइट टू क्लेम इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस, क्या आपने अगर कोई एडवांस दिया हुआ है, सही है, अब एडवांस मतलब कि पार्टनरशिप फर्म को जरूरत थी, आपने उसको एडवांस दे दिया, अब आप उस एडवांस में इंटरेस्ट ले लोगे, आपके पास राइट है कि आप दे सकते हो, ठीक है, शर्माने की बात नहीं है। राइट टू बी इंडेमनिफाइड, अगर आपने अपने पास से कोई चीज लगा दी है, पैसा लगा दिया पार्टनरशिप, अपने पर्सनल पैसा लगा दिया पार्टनरशिप के लिए, तो आपके पास राइट है कि आप उसको इंडेमनिफाइड करवा सकते हो, सही है। राइट टू प्रिवेंट इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू पार्टनर, every partner has a right to prevent the introduction of new partner without the consent of all the existing, भाई वो प्रिवेंट, वो नए पार्टनर को आने से रोक सकता है बगैर किसी कंसेंट के बाकी पार्टनर से, सही है। और राइट टू रिटायर, वो उसके पास राइट है रिटायर हो सकता है। राइट टू कैरी ऑन कंपीटिंग बिजनेस सब्जेक्ट, बट वो स्टिल सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर्स, लेकिन वो फर्म का नाम यूज नहीं कर सकता, रिप्रेजेंट नहीं कर सकता फर्म को, और कस्टमर्स धोखे से नहीं ले जा सकता। राइट टू शेयर सब्सिक्वेंट प्रॉफिट, आगे आने वाले प्रॉफिट्स को शेयर करेगा। और राइट टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप, भाई वो एक अगर पार्टनरशिप एट विल है तो उसमें कोई भी पार्टनरशिप पार्टनर चाहे तो डिसॉल्व कर सकता है, राइट है उसके पास कि वो पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर सकता है, ठीक है। अब आ गया सर अथॉरिटी ऑफ पार्टनर, क्या क्या अथॉरिटीज होती है भाई पार्टनर के पास। पहले ही बताया था कि एक पार्टनर की अथॉरिटी एक एजेंट की तरह होती है, बट सर अथॉरिटी होती किस तरह की है? उसकी अथॉरिटी एक्सप्रेस भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है। इम्प्लाइड अथॉरिटी में क्या क्या खबर है भाई? हर वो एक्ट ऑफ पार्टनर विच फुलफिल्स द फॉलोइंग थ्री कंडीशन, सही, इम्प्लाइड के अंदर ये तीन कंडीशन जो है उसकी अथॉरिटी को कवर, सर क्या क्या? Act must relate to the normal business of the firm. Act must have been done in the usual way of carrying on the business of firm. And act must be done in the firm's name or in any other manner expressing or implying an intention to bind the firm. सर आपकी implied authority आपने एक्सरसाइज तो कर ली, सही है, लेकिन वो एक्सरसाइज करने के बाद ये तीन शर्तें होगी जब भी वो एक पार्टनर की implied authority करेगी, यानी कि जब भी वो पार्टनरशिप फर्म को रिप्रेजेंट करेगी अथॉरिटी, अगर वो क्या हो, रिलेट टू द नॉर्मल बिजनेस ऑफ फर्म हो, यूजुअल वे ऑफ कैरिंग ऑन द बिजनेस हो, मतलब जिस तरह आम तरीके से होता हुआ रहा है, ऐसा हो कि कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीका हो, और फर्म के नाम पर हो, या फिर ऐसी इंटेंशन जिसमें दिख रहा हो कि हाँ भाई आप फर्म को बाइंड कर रहे हो, फर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। अब आ गए हमारे पास माइनर,
माइनर को मैं एक जगह से पढ़ाऊंगा, बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा देखो, माइनर को इजाजत नहीं है कि वो किसी भी किस्म का बिजनेस कर सके, ठीक है, ये बात तो है। मगर मगर आप अपनी पार्टनरशिप की बेनिफिट के लिए माइनर को एडमिट कर सकते हो एज अ पार्टनर, आपको यहाँ पर लॉ इजाजत देता है, ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट आपको इजाजत देता है, सही है। ऑल्दो माइनर इज नॉट केपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट क्यों, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बाय और विद अ माइनर इज वाइड एब इनिशियो फ्रॉम द बिगिनिंग, हमने पहले भी पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। Since partnership is formed by a contract, minor cannot enter into a partnership agreement but with the consent of all partners for the time being minor will be, भाई वैसे तो नहीं हो सकता, लेकिन पार्टनर्स की तमाम पार्टनर्स की एग्रीमेंट के बाद, कंसेंट के बाद वो माइनर को ऐड कर सकते हैं, बट किसके लिए, द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। अब आप सोच रहे हो कि सर ये कैसा बेनिफिट है भैया, बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप, देखो मुझे एक एफिलिएशन चाहिए थी, लेट्स सपोज मुझे कराची यूनिवर्सिटी की एफिलिएशन चाहिए, मैं बीकॉम करवाना चाह रहा हूँ, उनका मुतालबा ये है कि आपकी यूनिवर्सिटी में, मिसाल के तौर पर एग्जांपल चल रही है, आपकी यूनिवर्सिटी में कम से कम 7 पार्टनर्स होने चाहिए, मेरे पास 6 पार्टनर हैं, किसी भी तरीके से 7वां नहीं आ सकता, मुझे एफिलिएशन बहुत जल्दी चाहिए, तो मैं एफिलिएशन लेने के लिए उस 7वें बंदे को ऐड कर सकता हूँ, माइनर को दिखा सकता हूँ कि भाई ये भी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप, सही है। अब होगा क्या, ये तमाम चीजें, ये तमाम ये कंडीशन है, कौन कौन सी, बिफोर एडमिशन ऑफ अ माइनर देयर मस्ट बी एन एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप, लेकिन उससे पहले पार्टनरशिप ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हो, 6 पहले से पार्टनर हो, ऐसा ना हो कि बिल्कुल अभी ये नए नए कर रहे हैं और उसमें हमने ऐड कर दिया, नहीं, न्यू पार्टनरशिप में नहीं, एग्जिस्टिंग में हो सकते हैं। म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए पार्टनर्स का, माइनर कैन बी एडमिटेड ओनली टू द बेनिफिट्स, और सिर्फ बेनिफिट के लिए। अच्छा जी, अब यहाँ पर माइनर की क्या पोजीशन है, बिफोर अटेनिंग मेजोरिटी, यानी कि मेजोरिटी उसके 21 साल होने से पहले उसके पास क्या राइट है, उसके पास राइट है भाई शेयर प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट, टू हैव एक्सेस टू द अकाउंट्स, लेकिन ओनली एंड नॉट टू द सीक्रेट, सीक्रेट बुक्स को नहीं, अकाउंट्स का एक्सेस मिल सकता है, इंसॉल्वेंट वो नहीं डिक्लेयर हो सकता क्योंकि वो माइनर है, सही। उसकी लाइबिलिटी क्या है, पर्सनली लाइबल नहीं होगा, लिमिटेड लाइबिलिटी होगी, कितनी लिमिटेड होगी, जितना वो कैपिटल लेकर आ रहा है, हिज शेयर इज लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म, ठीक है, उसका जितना भी शेयर है कैपिटल है वो उतना लायबल होगा फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म, यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी की बेसिकली एक ही बात है। डिसेबिलिटी क्या है, नो स्टेटस ऑफ पार्टनर्स को पार्टनर का स्टेटस नहीं मिलेगा, नो सूट अगेंस्ट पार्टनर फॉर प्रॉफिट एंड प्रॉपर्टी एक्सेप्ट आफ्टर डिस्कनेक्टिंग हिज रिलेशनशिप विद, सही ना, उसके सू नहीं हो सकता अगेंस्ट पार्टनर को, और ना ही उसके खिलाफ कर कोई सू कर सकता है, और ना ही वो सू कर सकता है, नॉट एंटाइटल्ड टू हैव एक्सेस, सीक्रेट बुक्स की उसके पास एंटाइटलमेंट नहीं है। जैसे ही वो मेजॉरिटी अटेन करेगा उसके बाद उसको 6 मंथ्स के अंदर डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या वो पार्टनरशिप बनना चाहता है या नहीं बनना चाहता, सही है। वो 6 मंथ्स कब से स्टार्ट होंगे, ऑफ अटेनिंग ऑफ हिज मेजॉरिटी, और व्हेन ही फर्स्ट कम टू नो दैट ही हैज बीन एडमिट टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप व्हिच एवर इज लेटर, जो भी बाद में आएगा, सही है। ये ये काम हुआ उसके पास दिसंबर, और ये उसको पता चला है कि जब उसको पता चला तो जनवरी आ चुका था, तो जो लेटर होगा ना, यानी कि जनवरी से 6 महीने बाद तक उसको डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई उसको पार्टनर बनना है नहीं बनना। अच्छा, उसको इस बात का पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा कि भाई मुझे बनना है नहीं बनना, अगर वो पब्लिक नोटिस नहीं देता तो समझा जाएगा कि वो पार्टनर बन चुका है, सही है। अगर उसने इलेक्ट किया कि वो पार्टनर बनना चाहता है तो फिर उसकी पर्सनल लाइबिलिटी होगी जैसे कि बाकी तमाम पार्टनर्स की है, और सेम शेयर प्रॉफिट में होगा जैसा कि वो एंटाइटल था एज अ माइनर, ठीक है। जब वो माइनर था, जब उतना जितना मिल रहा था प्रॉफिट उतना ही उसको भी मिलेगा। जहाँ पे उसने इलेक्ट किया नॉट टू बिकम अ पार्टनर, वो कह रहा है मैं नहीं बनना भाई, सॉरी अल्लाह जा रहा हूँ, जैसी मेजर बना धोखा दे दिया उसने, तो क्या होगा, द स्टेटस ऑफ माइनर टू द डेट ऑफ पब्लिक नोटिस, पब्लिक नोटिस तक उसका स्टेटस रहेगा माइनर का, उसके बाद कटा देंगे उसको, उसका शेयर एनी मोर नॉट लाइबल
और उसका पास राइट होगा कि वो पार्टनर्स को सू कर सकता है फॉर शेयर ऑफ प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट। सर यहाँ पर मेरा माइनर का पोर्शन खत्म हो गया, बस इतनी सी बात थी माइनर, ठीक है। अब आ गया प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन, कैसे मैं रजिस्टर करवाऊंगा, ठीक है। कैसे रजिस्टर करवाऊंगा, पूरी लिस्ट है बेटा, एक लिस्ट में बताया हुआ है कि क्या क्या चीज़ें आप एक कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे, उसके अंदर आपका सभी होना चाहिए, फर्म का नाम होना चाहिए, प्लेस और प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, ठीक है। नेम्स ऑफ एनी अदर प्लेस वेयर द फर्म कैरी होगा, यानी कि कोई ब्रांच हो तो उसका भी एड्रेस और उसका नाम, डेट व्हेन ईच पार्टनर जॉइंड द फर्म, नेम्स इन फुल एंड परमानेंट एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, ड्यूरेशन ऑफ द फर्म, ठीक है। उसके बाद ये स्टेटमेंट सारे पार्टनर्स से साइन करवाना लाजमी है और उनके अपने अपने एजेंट से जो कि स्पेशली ऑथराइज्ड हुए हुए हों। जो बंदा साइन कर रहा है वो वेरीफाई भी करेगा, ठीक है। फर्म नेम शैल नॉट कंटेन एनी ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स नेमली गवर्नमेंट, जिना, कायदे आजम और वर्ड्स एक्सप्रेसिंग और इम्प्लाइंग द सैंक्शन, अप्रूवल और patronage of federal government or any provincial government or of Qaeda Azam except when the provincial government signifies its consent it to use the words as a partner as a part of the firm name by order in राइटिंग। भाई जब तक के प्रोविंशियल गवर्नमेंट आपको लिख के नहीं देती कि आप इस तरह का नाम रखो, आप तब तक उस तरह का नाम नहीं रख सकते। किस तरह का सर, आपके फर्म के नाम में कायदे आजम आ रहा हो, फेडरल गवर्नमेंट आ रहा हो, प्रोविंशियल गवर्नमेंट आ रहा हो, जिना आ रहा हो, गवर्नमेंट आ रहा हो, उस तरह का नाम आप नहीं रख सकते, सही है, ठीक है ना। अब आपने नाम रखा पार्टनरशिप का शकील एंड अजहर कायदे आजम एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कह रहे भाई आप कायदे आजम नहीं रख सकते पार्टनरशिप फंड में, आपको ये नहीं कर सकते, आपको अलाउ नहीं है, सही, जब तक कि आपको प्रोविंशियल गवर्नमेंट ये करने की इजाजत ना दे दे इन राइटिंग, सही ना, इन राइटिंग होना लाजमी है, ठीक है। सर क्या है एडवांटेजेस रजिस्टर करवाने के, क्या क्या एडवांटेज है सर, मैं रजिस्टर करवाता हूँ तो उसके क्या क्या एडवांटेज है। ये रजिस्टर करवाने के बाद राइट टू सू द फर्म एंड को पार्टनर्स, भाई सू करने के लिए तो सबसे पहले आपका लीगल स्टेटस पूछा जाता है ना, अगर आप रजिस्टर ही नहीं होगे तो आपका लीगल स्टेटस कैसे होगा, तो आप सू भी नहीं कर पाओगे, ठीक है, ना ही थर्ड पार्टी को सू कर पाओगे, ना ही क्लेम सेट ऑफ कर पाओगे। तो आप अगर रजिस्टर करवा लेते हो तो आपके पास ये तमाम राइट्स आ जाएंगे और यही इसका एडवांटेज भी है। सर अगर नॉन रजिस्टर्ड फर्म है तो उसकी क्या रिस्ट्रिक्शन होगी, उसकी तमाम ये रिस्ट्रिक्शन होगी कि वो सू ही नहीं कर पाएगा, वो क्लेम सेट ऑफ नहीं करवा पाएगा, वो थर्ड पार्टी को सू नहीं कर पाएगा, सही है। पार्टनरशिप एट विल और पर्टिकुलर पार्टनरशिप बता चुका हूँ। अब मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन आ गया, सर मैं किन किन तरीकों से अपनी फर्म को डिसॉल्व कर सकता हूँ, बाय एग्रीमेंट, सही, तमाम पार्टनर से एग्रीमेंट हुआ, डिसॉल्व हो गई, बाय नोटिस, नोटिस देके कोई एक पार्टनर ने, अगर पार्टनरशिप एट विल है तो कोई भी एक पार्टनर नोटिस देके डिसॉल्व कर सकता है, ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिजेंसी, किस किस्म की, कि जहाँ पर जो है वो जो बिजनेस जिस चीज़ का कर रहे हैं गवर्नमेंट ने उसको इलीगल करार दे दिया, या जिस मकसद के लिए जिस टाइम पीरियड के लिए किया था वो टाइम खत्म हो गया, सही है। तो ये है ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिजेंसी। कंपलसरी डिसोल्यूशन क्या होगी, सर तमाम पार्टनर्स मर गए, तमाम पार्टनर्स को इंसॉल्वेंट करार दे दिया, ये है कंपलसरी। और डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, सर कोर्ट कब कब करेगी, व्हेन पार्टनर बिकम इनसेन, सारे पार्टनर पागल हो गए, इनकैपेबल हो गए, गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट यानी कि कोई फ्रॉड किया उन्होंने, ब्रीच करते रहे वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट का, सही है ना, हर अगले दूसरे दिन पार्टनरशिप एग्रीमेंट का ब्रीच किया उन्होंने, सही है। और तमाम ट्रांसफर कर दिया अपना इंटरेस्ट थर्ड पार्टी को, और जहाँ पर फर्म कैन नॉट बी कैरीड ऑन एक्सेप्ट लॉस, भाई लॉस पे लॉस हो जा रहे हैं, वहाँ पर भी कोर्ट बोलेगी बंद कर दो भाई। और when on any other ground the court is just and equitable that the firm should be, या फिर कोर्ट को जहाँ पे लगे कि भाई यहाँ तो खत्म हो जाना चाहिए, वहाँ पर भी वो खत्म हो। सर क्या राइट्स है पार्टनर्स के ऑन डिसोल्यूशन, यानी कि डिसॉल्व होने के बाद पार्टनर्स के किस किस किस्म के राइट है, राइट ऑफ पार्टनर टू हैव बिजनेस वाउंड अप आफ्टर डिसोल्यूशन, भाई वाइंड अप के बाद जिस तरीके से प्रॉपर्टियां बढ़ती हैं, जिस तरीके से बंटवारा होता है, बिल्कुल वैसे ही सबके पास राइट है कि वो बंटवारा रिसीव कर सके। राइट टू हैव फर्म्स डेट सेटल्ड आउट ऑफ फर्म्स प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी से फर्म के कर्जे उतार सके। राइट टू पर्सनल प्रॉफिट अर्न ऑन डिसोल्यूशन,
भाई जो पर्सनल प्रॉफिट रिसीव कमाया था वो रिसीव कर सके, राइट है। राइट टू रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑन प्री मेच्योर डिसोल्यूशन, भाई अगर डिसोल्यूशन से पहले जिस टाइम पर किसी मकसद के लिए किसी फिक्स पीरियड के लिए बनाई थी उससे पहले डिसॉल्व कर दिया, तो उससे पहले डिसॉल्व करने का जो प्रीमियम होगा वो पार्टनर को रिसीव करना पड़ेगा, उसके पास राइट है, वो कर सकता है। सही है। जब पार्टनर तीन पार्टनर्स में से किसी एक पार्टनर के फ्रॉड की वजह से पार्टनरशिप को डिसॉल्व किया जाए तो बाकी पार्टनर्स के पास राइट है कि वो उससे रिसीव करें। सही है। ये तमाम राइट्स हैं भैया। अब सर आगे लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर ऑन डिसोल्यूशन। सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लाइबिलिटी ऑफ डिसोल्यूशन पे पार्टनर की क्या होगी। देखो बड़ी सिंपल सी बात है कि लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर ऑन डिसोल्यूशन, भाई डिसोल्यूशन के बाद ऑल पार्टनर्स कंटिन्यू टू रिमेन लायबल टू थर्ड पार्टी फॉर एनी एक्ट डन बाय एनी ऑफ देम इन यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ फर्म until public notice has been given to the dissolution। सही है, जब तक डिसोल्यूशन का पब्लिक नोटिस नहीं आता तब तक तमाम पार्टनर्स थर्ड पार्टी को लायबल हैं कर्जे के लिए जिन दिन से लिया था। सही है। या फिर इन अदर वर्ड्स इन द एब्सेंस ऑफ नोटिस ऑफ डिसोल्यूशन पर्सन डीलिंग विद द फर्म are entitled to assume that partnership still continues though it has actually been dissolved। The general rule stated above is subject to certain exceptions। भाई वो कह रहा है कुछ एक्सेप्शन है कि भाई तमाम पार्टनर्स उन लाइबल नहीं होंगे थर्ड पार्टी को। कब कब? स्टेट ऑफ डिसीज्ड पर्सन, जहाँ पर पार्टनर मर जाए तो उसकी स्टेट यानी उसकी प्रॉपर्टी स्टेट लाइबल नहीं होगी, आप उसमें से थर्ड पार्टी को नहीं दे सकते। स्टेट ऑफ पर्सन हु इज एडजुडिकेटेड इंसॉल्वेंट, भाई जो बंदा इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो चुका है उसकी स्टेट यानी ESTATE वाला स्टेट है बेटा, रियल स्टेट होता है ना इस तरीके से वाला स्टेट, इसका मतलब होता है प्रॉपर्टी आपका जो जितनी भी आपकी जमीनें प्रॉपर्टी वगैरह है उसकी बात चल रही है। ठीक है भाई, एक बंदा इंसॉल्वेंट हो गया तो उसकी वैसी ही स्टेट जो है वो कोर्ट के पास होगी। सही है, कोर्ट उसको बेच के कर्ज उतारेगा। ठीक है ना, तो ये वाला रूल नहीं एप्लीकेबल हो सकता इस पे भी। तीसरा क्या है, द स्टेट ऑफ रिटायर्ड पार्टनर हु इज नॉट नोन टू द पर्सन डीलिंग विद द फर्म। एक ऐसा रिटायर्ड पार्टनर जो कि थर्ड पार्टी को पता ही नहीं था कि पार्टनर है, कौन सा स्लीपिंग पार्टनर जो हमने पहले पढ़ा था। सही, वो अगर रिटायर होता है तो उसकी स्टेट भी लाइबल नहीं होगी। ठीक है। अब आ गया लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर ऑन डिसोल्यूशन पढ़ रहा हूँ, पहला पढ़ चुका लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर ऑन डिसोल्यूशन, दूसरा पढ़ रहा हूँ कंटिन्यूइंग अथॉरिटी ऑफ पार्टनर्स फॉर पर्पस ऑफ वाइंडिंग। भाई अगर वाइंड अप कर रहे हैं हम लोग, सही है, वाइंड अप का मतलब तो जानते हो ना यार, वाइंड अप करना, डिसॉल्व करना, कंपनी बंद कर देना। This section provides an exception to the general rule that the agency of each partner ceases on dissolution। तो कह रहा है भाई पार्टनर नो इज नो मोर एजेंट आफ्टर डिसोल्यूशन। जब जब पार्टनर डिसॉल्व हो गई तो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई तो पार्टनर भी एजेंट नहीं रहेगा। It lays down that notwithstanding the dissolution of firm, the authority of the partners to bind the firm and the other mutual rights and obligation of the partner continue for the limited purpose of। वो कह रहे हैं कि लेकिन वो लिमिटेड पर्पस के लिए उनकी राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस कंटिन्यू रहेंगी। कौन से पर्पस के लिए? पर्पस ऑफ वाइंडिंग अप द अफेयर्स ऑफ द फर्म। जब तक के वाइंड अप नहीं होती ना तब तक आप हर चीज के लिए राइट है और ऑब्लिगेशंस खड़ी रहेंगी। एंड कंप्लीटिंग द ट्रांजैक्शन ऑलरेडी बिगन बट अनफिनिश्ड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, यानी कि एक ट्रांजैक्शन है जो स्टार्ट तो हो गई थी लेकिन डिसोल्यूशन के टाइम तक कंटिन्यू है बीच में, तो आपको पूरा करना पड़ेगा। उसकी आपकी लायबिलिटी है, उसकी आपके राइट है अगर राइट के केस में, और ऑब्लिगेशन है अगर ऑब्लिगेशन के केस में। ठीक है। अब आ गया भाई पार्टनरशिप में और कंपनी में क्या फर्क है। भाई पार्टनरशिप एग्रीमेंट से बनती है, कंपनी लॉ से बनती है। सही है, पार्टनरशिप दो तीन चार लोगों ने एग्रीमेंट किया, बन गई पार्टनरशिप। अब कल को कोई पार्टनर शुरू करना चाहेगा तो वो पार्टनरशिप डीड दिखाएगा कि भाई देखो तीनों ने साइन किया, पार्टनरशिप बनाई थी हमने, एग्रीमेंट किया था। सही है। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज ऑप्शनल। सही है, रजिस्ट्रेशन जो है पार्टनरशिप की ऑप्शनल होती है, लेकिन आप अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराओगे तो अगेन आप सू नहीं कर सकते, आपको सू करने की इजाजत नहीं है किसी को, क्योंकि आपने रजिस्टर नहीं करवाई थी। सही, पार्टनरशिप फर्म इज नॉट लीगल एंटिटी, जबकि अच्छा रजिस्ट्रेशन कंपनी जरूरी होती है और कंपनी लीगल पर्सन होती है और मेंबर से हट के होती है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। सही है। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ फर्म इज 20, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन इज 50 इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी एंड अनलिमिटेड इन अदर केसेस। सही है, एक मैक्सिमम नंबर अगर देखा जाए तो पार्टनर्स का ओनर्स का प्राइवेट कंपनी में 50 है जबकि पार्टनर्स का 20 है। सही है। पार्टनर कैन विड्रॉ हिज कैपिटल फ्रॉम द फर्म
विड्रॉल ऑफ कैपिटल इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ अ कंपनी। सही, क्योंकि कैपिटल वो किसी एक बंदे का नहीं होता, वो कंपनी का होता है। कंपनी इज अ सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी। सही है, बाकी भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं ऑब्वियसली, फिर वो जब हम पेपर्स पास पेपर्स की प्रैक्टिस करेंगे तो उसको देख लेंगे। सर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऑल्ट्रेशन, सबसे पहले तो मेमोरेंडम होता क्या है ये देखो कि एक कंपनी, सही है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो कंपनी होती है हमेशा। और मुझे नहीं पता कि यहाँ पर किस खुशी में उन्होंने डाल दिया पार्टनरशिप में, जबकि पार्टनरशिप से इसका कोई लेना देना नहीं है। सर एक कंपनी जो है अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाती है, पार्टनरशिप की बात नहीं हो रही, कंपनी की बात हो रही, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाती है जिसमें वो लिखती है कि हमारी बिजनेस का ऑब्जेक्ट क्या है, हमारे बिजनेस का मकसद क्या है, हमारे हमारे बिजनेस का जो है वो प्रिंसिपल बिजनेस क्या होगा, हमारा ऑथराइज शेयर कैपिटल कितना होगा, यानी कि हम कितने मैक्सिमम शेयर्स इशू कर सकते हैं, यानी कि अगर मेरे पास फ्यूचर में 50 लोग आ जाएंगे तो मेरे पास टोटल कितने वैल्यू के शेयर होने चाहिए, 50 लोग वो कितने टोटल वैल्यू शेयर्स को ओन कर सकते हैं। इस तरीके से वो तमाम चीज़ें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखते हैं। लेकिन अगर मैंने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऑब्जेक्ट क्लॉज का, यानी कि ऑब्जेक्ट हर ये क्लॉज होते हैं, ऑब्जेक्ट क्लॉज, प्लेस का, फिर जगह का क्लॉज होता है, फिर ऑथराइज शेयर कैपिटल क्लॉज होता है, फिर पेड अप कैपिटल, ये सारे क्लॉजेज होते हैं। उसमें से सिर्फ ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में किसकी बात कर रहा है, ऑब्जेक्ट क्लॉज की। ठीक है, कैसे होगा भाई, सबसे पहले स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगी। यार मुझे लगता है, एक तो लग रहा है कि गलत डाल दिया इन्होंने यहाँ पर, ये बिल्कुल ही हटके टॉपिक है ये। सही है, अच्छा जी, स्पेशल रेजोल्यूशन क्या है? स्पेशल रेजोल्यूशन बेटा एक ऐसी चीज जिसपे तमाम मेंबर्स का अप्रूवल और एग्रीमेंट लाजमी हो, उसके लिए हम स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हैं। इसका क्या मतलब है, एक जनरल मीटिंग बुलाई जाती है जिसके अंदर तमाम शेयर होल्डर्स, तमाम मेंबर्स मौजूद होते हैं और वो मेंबर्स बैठ के उस बात का अप्रूवल देते हैं जिस बात के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाने। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाने का क्या मतलब है भाई, ये कोई भी टॉपिक होता है, सब बोलते हैं भाई कितने लोग हाँ बोल रहे कितने ना, अगर ज्यादातर लोगों ने हाँ बोला तो वो चीज पास हो जाती है, वो बात को अप्रूव कर जाते हैं और वो कहलाता है अप्रूवल। और अप्रूवल जिससे कहलाता है उसको एक रेजोल्यूशन में होता है ना, एक रेजोल्यूशन है, एक चीज रिजॉल्व करनी है मुझे, रेजोल्यूशन उसके लिए मैंने पास की, उसको बोलते हैं रेजोल्यूशन। और स्पेशल रेजोल्यूशन जब मैं इस तरह की कोई चीज करूं जहाँ पे तमाम मेंबर्स के अप्रूवल जरूरी है, इस तरीके से अगर मैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर ऑल्टर कर रहा हूं तो मुझे जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना जरूरी है। सही है, उसके बाद मैं एससीसीबी से फाइल करवाऊंगा। सही है, कंफर्मेशन लूंगा ऑल्टरेशन की, फिर एससीसीबी इंश्योर करेगा कि भाई आपकी तमाम चीज़ें सही हैं या नहीं। और जब वो इंश्योर कर देगा तो विद इन 90 डेज ऑफ पासिंग ऑफ सच रेजोल्यूशन, वही आप रेजोल्यूशन रजिस्ट्रार से फाइल करवाओगे और उसकी सर्टिफाइड कॉपी ऑफ कंफर्मेशन और प्रिंटेड कॉपी ऑफ ऑल्टर्ड मेमोरेंडम एससीसीबी को भिजवा दोगे। फिर द रजिस्ट्रार शैल इशू अ सर्टिफिकेट कंफर्मिंग द ऑल्टरेशन, आपको रजिस्ट्रार एंड में कंफर्मेशन का सर्टिफिकेट दे देगा, कंफर्मेशन ऑफ ऑल्टरेशन का सर्टिफिकेट दे देगा। आपका पार्टनरशिप यहाँ पर हो गया खत्म। मैं टॉपिक वाइज अब लेक्चर्स बना रहा हूँ, मैं पार्टनरशिप का बना के इसको एंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा निगोशिएबल सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का, उसके बाद हमारा होगा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का। ठीक है, तो हमेशा इसी बात के साथ मैं एंड करूँगा कि अगर तो आप प्रैक्टिस कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो बेटा वक्त ज़ाय कर रहे हो। इसलिए कोशिश करो कि साथ साथ इस चीज़ की प्रैक्टिस करते रहो, बिजनेस लॉ साथ साथ लेके चलते रहो। वल्लाह आलम, कुछ नहीं पता, कभी भी किसी भी किस्म के किसी भी टाइप का कोई भी जो है वो अनाउंसमेंट आ सकता है कि कल पेपर है परसों पेपर है, सही ना, तो उसके ऊपर डिपेंड मत करो और अपनी तैयारी को पक्का रखो। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है सेल्स ऑफ गुड एक्ट के साथ। टिल देन टेक केयर।